आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। पुस्तक सुप्रजनन विज्ञान और दायित्व, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। सामान्यतः यह समझा जाता है कि मनुष्य के शारीरिक दृष्टि से बलिष्ठ होने में आहार विहार का और मानसिक दृष्टि से बुद्धिमान होने में शिक्षा व्यवस्था का हाथ होता है। आमतौर से दोनों प्रकार की समर्थताएं प्राप्त करने के लिए इसी प्रकार के उपाय भी अपनाए जाते हैं। शरीर को स्वस्थ सुदृढ़ बनाने की इच्छा होते ही पौष्टिक आहार एवं व्यायाम, संयम, ब्रह्मचर्य जैसे साधनों को जुटाया जाता है। स्वयं विद्वान बनने या स्वजन संबंधियों को बुद्धिमान बनाने के लिए अध्ययन अभ्यास का उपक्रम अपनाया जाता है। ज्ञान वृद्धि के लिए सत्संग, स्वाध्याय का और कला कौशल की प्रवीणता के लिए अभ्यास अनुभव का आश्रय लिया जाता है। यह उपयुक्त भी है और प्रचलित भी। इतने पर भी इस मार्ग में एक भारी असमंजस यह बना रहता है कि बहुतों की मूल प्रकृति ही कुछ विचित्र होती है और उन पर इन उत्कर्ष प्रयत्नों का कोई कारगर परिणाम प्रस्तुत नहीं होता। मंद बुद्धि, चंचल, उद्धत, अनगढ़ प्रकृति के ऐसे कितने ही व्यक्ति पाए जाते हैं जिन पर उपयुक्त शिक्षण का प्रभाव भी नगण्य जितना ही होता है। यही बात शारीरिक विकास के संबंध में भी है। कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनकी लंबाई मोटाई अपनी निजी विलक्षणताओं के साथ जुड़ी होती है। कई ठिगने दुबले शरीर वाले ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ भी खिलाया या कराया जाए अपनी निजी आवश्यकता से बहुत अधिक आगे पीछे नहीं हटते, बढ़ते। साधनों की असमर्थता वहां भी प्रकट होती है जहां दरिद्र परिवारों के व्यक्ति भी लंबे, तड़ंगे और भारी भरकम पाए जाते हैं, जबकि साधन संपन्न परिवारों में जन्मे पले व्यक्ति भी दुबले, ठिगने और शारीरिक दृष्टि से असमर्थ जैसी स्थिति में बने रहते हैं। साथियों, विकास साधनों की उपयोगिता आवश्यकता से कोई इनकार नहीं करता। वे अपना काम करते हैं और करना चाहिए। इतने पर भी यह असमंजस अपने स्थान पर यथावत ही बना रहता है कि मनुष्य की अपनी निजी विशेषता एक सुनिश्चित तथ्य जैसी बनकर भारी चट्टान की तरह अड़ी बैठी रहती है और बहुत हिलाने डुलाने का प्रयत्न करने पर भी उत्साहवर्धक परिणाम उपलब्ध करने के मार्ग में बाधा ही बनी बैठी रहती है। देखा गया है कि शारीरिक और मानसिक विकास में मनुष्य की निजी विशेषता का असाधारण महत्व है। सुधार प्रयत्नों से उस पर सीमित प्रभाव ही होता है और परिवर्तन भी यत्किंचित ही हो पाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य के चेहरे, रंग एवं कार्य शक्ति पर दृष्टिपात किया जा सकता है। अफ्रीका के नीग्रो, यूरोप के गोरे, चीन के मंगोल, अरब के तगड़े कांगों के बौने एकत्रित करके यह जाना जा सकता है कि उनकी आकृति ही नहीं, प्रकृति में भी भारी अंतर पाया जाता है। चेहरा, नाक, आंख, ओंठ, दांत, बाल, नाखून जैसे अंगों को देखकर यह जाना जा सकता है कि यह भिन्नता
उन समुदायों की निजी विशेषता है। इसका परिस्थितियों या साधनों से कोई सीधा संबंध नहीं। काले निग्रो अमेरिका जैसे शीत प्रधान देशों में गोरों के बीच बसते हुए भी अपने रंग और चेहरे की पीढ़ी दर पीढ़ी यथावत बनाए रहते हैं। इसी प्रकार गोरे लोग दक्षिणी अफ्रीका जैसे गर्म क्षेत्र में शताब्दियों से बसे होने पर भी काले नहीं हुए। उनकी संतानें गोरे रंग की तथा माँ बाप जैसे चेहरों की ही होती हैं, जबकि पड़ोस में बसे मूल निवासी अपने काले रंग, घुंघराले छोटे बाल, चौड़ी नाक, मोटे ओंठ जैसी विशेषताएं यथावत बनाए रहते हैं। संतानें इसी प्रकार उत्पन्न होती रहती हैं। इससे प्रतीत होता है कि प्रांत, क्षेत्र, वातावरण आदि का प्रभाव मनुष्य की शारीरिक स्थिति पर उतना ही पड़ता जितना कि वंश परंपरा का। पख्तूनिस्तान के पठान बंगाल में बस जाने पर भी प्रायः वैसी ही पीढ़ियां बनाए रहते हैं, और दुबले बंगाली पख्तूनिस्तान में बस जाने पर भी अपने वंशजों के काय कलेवर में कोई विशेष परिवर्तन कर नहीं पाते। यही बात बौद्धिक संरचना के संबंध में भी है। मारवाड़ी, बंगाली, द्रविड़, केरली, ब्राह्मण, कायस्थ, आदिवासी जैसे वंशजों के चिंतन, स्वभाव, कौशल, स्वर चातुर्य आदि पर एक विशेष आवरण चढ़ा पाया जाता है। यूं सुधार प्रयत्नों का कुछ लाभ तो होता ही है, पर जन्मजात विशेषता में उतना परिवर्तन नहीं होता जितना कि होना चाहिए। मित्रों, एक ही पेड़ पर रहने वाले, एक ही वातावरण में पलने वाले, एक जैसा आहार करने वाले पक्षियों की आकृति और प्रकृति का अंतर स्पष्ट देखा जा सकता है। पशुओं, पक्षियों से लेकर कृमि कीटकों तक के अगणित प्राणी पास पड़ोस में बसते और एक ही प्रकार के साधनों पर निर्भर रहते हुए भी अपनी मौलिक विशेषताएं बनाए रहते हैं और उसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते हैं। इसे वंश परंपरा कहते हैं। साथियों, वंश परंपरा की चर्चा यहाँ इसलिए की जा रही है कि अगले दिनों मानवीय विकास के लिए किए जाने वाले प्रबल प्रयत्नों में यही कठिनाई सबसे अधिक आड़े आएगी कि परंपरागत आकृति एवं प्रकृति में हेरफेर कैसे किया जाए। धीमी गति से यत्किंचित सुधार होते चलने की प्रतीक्षा करते रहना अब इस प्रगति युग में संभव नहीं। धीमी गति से नहीं चाहता, तेज एकदम से हो जाए, संभव नहीं। न इतना धैर्य है और न इतना अवकाश अवसर की वंश परंपरा के साथ जुड़ी हुई विशेषताओं में क्रमिक परिवर्तन की आशा लगाए बैठा रहा जाए और सुधार प्रयत्नों से होने वाले अत्यंत धीमे परिवर्तन पर संतोष किया जाए। प्रश्न उठता है साथियों, विकासवाद के अनुसार प्राणियों को आदिम काल से लेकर अर्वाचीन पर्ण तक पहुंचने में लाखों वर्ष लगे हैं और उतार चढ़ाव से होकर गुजरना पड़ा है। यह प्राणियों की मनस्थित और प्रकृतिगत परिस्थितियों के तालमेल का परिणाम हुआ। अब इसमें एक कड़ी प्रशिक्षण की, सुधार प्रयत्नों की और जोड़ी जा सकती है, जो प्राणी विकास से भूतकाल में नहीं जुड़ सकी। इतने पर भी प्राणियों
कि अपनी निजी विशेषता इतनी हठीली है कि उसे द्रुत गति से बदले जाने और समय की मांग को पूरा कर सकने के लिए सहमत करना नितांत कठिन है। अन्य प्राणियों की आकृति प्रकृति में अंतर हो सकता है, हो सकता हो तो उनके स्वयं के लिए तथा विश्व व्यवस्था के लिए कितना उपयुक्त होगा उस प्रसंग को छोड़ दें तो भी मानवीय प्रगति की जो आकुल व्याकुल आवश्यकता समझी जा रही है उसकी पूर्ति में प्रधान अवरोध वंश परंपरा की हठवादिता ही सबसे बड़ा कारण है, जिसके कारण प्रशिक्षण और साधन का प्रबंध करने पर भी अभीष्ट सफलता मिलती दिख नहीं रही है। मानवीय प्रकृति के 4 अंग, इस बारे में अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे आपको। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।